7th July 2022. The Hindu editorial: Changed equations. England is reshaping Test cricket with offense as the guiding philosophy. इक्वेशन बदल गई हैं. इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट का शेप यानी रूप बदल रहा है और उसे गाइड करने वाला जो दर्शन है वो है ऑफेंस यानी आक्रमण. The long drawn test series involving England and India, which commenced on August 4 last year, concluded with a pulsating climax at Birmingham's Edgbaston on Tuesday. लंबे समय से जो टेस्ट सीरीज ड्रॉ होती थी जिसमें कि भारत और इंग्लैंड शामिल होते थे, जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई अगस्त 4 को पिछले साल, वो खत्म हुई एक थिरकते हुए क्लाइमैक्स के साथ बर्मिंघम के एडबास्टन में मंगलवार को. In the fifth test, England galloped towards the fourth innings target of 378 in just 76.4 overs, with Centurions Joe Root and Johnny Bairstow building on the momentum gifted by openers Alex Lees and Zach Crawley. पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड गैलप करता गया फोर्थ इनिंग के टारगेट की ओर, यानी घोड़े की तरह दौड़ता गया चौथे इनिंग के टारगेट 378 की ओर केवल 76.4 ओवर्स में, और उसके साथ ही जो सेंचुरी मारने वाले थे, शतक बनाने वाले जो रूट और जॉनी बेस्टो, एक जो मोमेंटम उनको गिफ्ट किया गया था ओपनर्स एलेक्स लीज और जैक क्रॉली के द्वारा, उसके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बनाई, यानी उसके आगे इनिंग्स को उन्होंने सुधारा. The 7-wicket victory helped England draw the series at 2-2 through a comeback that stunned the visitors. 7 विकेट से जो विक्ट्री थी उसने इंग्लैंड को हेल्प किया इस सीरीज को ड्रॉ करने में 2-2 पर एक वापसी के द्वारा, जिसने कि विजिटर्स को स्टन कर दिया यानी सरप्राइज कर दिया, यानी जो भारत की टीम थी उसे चकित करके हरा दिया. 4 tests were played in 2021 when a COVID-19 scare forced the postponement of the fifth match while India led 2-1. 4 टेस्ट खेले गए थे 2021 में जब कोविड-19 के डर ने एक पोस्टपोनमेंट को मजबूर कर दिया पांचवें मैच के, जबकि इंडिया लीड कर रही थी 2-1 से. The administrators agreed to play the fifth test after a year, and this was an interval like none other. जो प्रशासन चलाने वाले लोग थे उन्होंने आपस में ये हामी भरी कि वो पांचवें टेस्ट को एक साल के बाद खेलेंगे, और ये एक इंटरवल था, ऐसा अंतराल था जो किसी और अंतराल की तरह नहीं था. In the intervening period, Russia invaded Ukraine, the pandemic lingered and on the sporting front, both teams evolved. रशिया ने यूक्रेन पर घुसपैठ कर दी और जो महामारी थी वो मंडराती रही, और साथ में स्पोर्ट्स के फ्रंट पर दोनों टीम्स इवॉल्व हुई, यानी कि दोनों टीम्स बदली और उनमें बदलाव आए. India's coach Ravi Shastri and captain Virat Kohli bowed out. इंडिया के कोच रवि शास्त्री और इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने वो बाहर हो गए क्रिकेट की टीम से, यानी उन्होंने अपने ग्लव्स उतार दिए इसको कहते हैं, या उन्होंने वो टीम से बाहर हो गए. एंड राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा स्टेप्ड इन. और राहुल द्रविड़ कोच के रूप में और रोहित शर्मा कैप्टन के रूप में उन्होंने प्रवेश कर लिया. इन द राइवल ड्रेसिंग रूम, कोच क्रिस सिल्वरवुड एंड skipper Root stepped aside, with Brendan McCullum and Ben Stokes being the replacements.
और विपरीत टीम के ड्रेसिंग रूम में, यानी इंग्लैंड की टीम में, कोच क्रिस सिल्वरवुड ड्रेसिंग रूम जहाँ तैयारी करते हैं प्लेयर्स खेलने जाने के लिए, वहाँ पर कोच सिल्वरवुड और कैप्टन रूट अलग हट गए और ब्रेंडन मैककलम वो कोच के रूप में आ गए और बेन स्टोक्स ने कमान संभाली और ये रिप्लेसमेंट्स थे। यानी क्रिस सिल्वरवुड की जगह पर आ गए ब्रेंडन मैककलम और स्किपर रूट यानी कैप्टन रूट की जगह पे आ गए बेन स्टोक्स। Even if Rohit sat out due to COVID-19 under Jasprit Bumrah, and thanks to the centuries by Rishabh Pant and Ravindra Jadeja, India held the reins in the final test before an indifferent second innings and marauding England batters altered the script in favour of the host. भले ही रोहित बाहर बैठ गए कोविड-19 की वजह से, जसप्रीत बुमराह के अंडर और धन्यवाद है शतकों का जो कि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के द्वारा लगाए गए, भारत ने लगाम संभाले रखी फाइनल टेस्ट में। इसके पहले की एक असाधारण एक इंडिफरेंट इनिंग की, जिससे एक ऐसी सेकेंड इनिंग जिसमें बहुत ध्यान से नहीं खेला गया, एंड मेराडिंग इंग्लैंड बैटर्स और ऐसे इंग्लैंड के बैट्समैन जो कि सामने वाली टीम को धराशायी करने में लगे हुए थे, उनको मेराड कर रहे थे, उन पर ज़बरदस्त आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने स्क्रिप्ट को बदल दिया होस्ट के फेवर में, यानी इंग्लैंड के फेवर में, जजमान के फेवर में। मैकलम एंड स्टोक्स हैव प्रेफर्ड एग्रेशन एज द सॉल्यूशन टू हेल्प इंग्लैंड शेड इट्स डोमेंसी। मैकलम और स्टोक्स ने इस बात का पक्ष लिया है कि एग्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आक्रमण और जोश और आक्रमण का इस्तेमाल करना चाहिए एक हल के रूप में, टू इंग्लैंड को हेल्प करने के लिए कि वो अपनी डॉर्मेंसी को हटा दे, छोड़ दे। डॉर्मेंसी यानी जो इंग्लैंड धीमा धीमा खेल रहा है उसको हटाने के लिए। फोर्थ इनिंग टारगेट वुड बी अटेम्प्टेड even if they seem improbable and the opposition will not be given the time to react. चौथी इनिंग की जो टारगेट्स होती हैं वो उसकी कोशिश की जाती हैं, भले ही वो असंभव सी प्रतीत होती हों या ऐसा प्रतीत होती हो कि इसकी संभावना कम ही है और ऑपोजिशन को कोई चांस नहीं दिया, समय नहीं दिया जाएगा रिएक्ट करने के लिए। न्यूजीलैंड लर्नड इट द हार्ड वे एंड नाउ इट इज इंडियाज टर्न। न्यूजीलैंड ने भी इस बात को मुश्किल समय में से गुजरते हुए सीखा था और अब ये भारत की बारी है। मैकलम द फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन इज नोन फॉर हिज प्लेजरिंग बैट। मैकलम जो कि पहले के न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे हैं, वो जाने जाते हैं अपने ज़बरदस्त पिटाई करने वाले बैट के माध्यम से, बैट के लिए। His 158 for Kolkata Knight Riders against Royal Challengers Bangalore in the maiden Indian Premier League clash at Bangalore in 2008 turbocharged the league and put to shame the fireworks that Vijay Mallya had organized as part of the launch. उन्होंने जो 158 रन बनाए थे, यानी मैकलम ने जो 158 रन बनाए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ, सबसे पहला इंडियन प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें जो क्लैश हुआ था, भिड़ंत हुई थी बेंगलोर में 2008 में, उसने इंडियन प्रीमियर लीग को टर्बोचार्ज कर दिया था, ज़बरदस्त उसको जोश में ले आए थे। और जो विजय मल्ल्या ने जो आतिशबाजी की थी उसको शेड में डाल दिया था, जो उन्होंने आतिशबाजी ऑर्गेनाइज की थी, यानी आयोजित की थी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के भाग में। McCallum's method is stunning when he prospers and deflating when he fails. मक्कलम का जो मेथड है वो बड़ा स्टनिंग होता है, वो बहुत चकित कर देने वाला, हरा देने वाला होता है जब वो प्रॉस्पर करते हैं, यानी कि जब वो संभ्रांतशाली हो जाते हैं, यानी अच्छा खेलते हैं। और उनका जो मेथड है वो डिफ्लेटिंग होता है, यानी टायर को पंक्चर करने वाला होता है जब वो फेल कर जाते हैं।
like he did with an ugly swipe against Mitchell Stark in the 2015 World Cup final, which Australia won. ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था एक बदसूरत स्ट्रोक के साथ, जो कि उन्होंने मिचेल स्टार्क के खिलाफ लगाई थी 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था. फॉर नाउ हिज बैस बॉल मेथड इज होल्डिंग इंग्लैंड इन गुड स्टेड. अभी के लिए तो उनका जो बैस बॉल मेथड यानी कि तेज बॉल को मारने का मेथड है, वो इंग्लैंड को एक अच्छे कंडीशन में रखे हैं. द रूट एंड Bairstow, two Yorkshire batters from the land of the obdurate Geoffrey Boycott, have bought into McCullum's philosophy is a pointer to the brave New England's attempt to change the face of tests. कि रूट और बेयरस्टो जो दो यॉर्कशायर के बैट्समैन हैं, बैटिंग करने वाले हैं, जो कि जफ ऑब्डुरेट जेफ बॉयकॉट, ऐसे जेफरी बॉयकॉट जो कि अपने जो ज़िद्दी हैं और जो कि डटे रहते थे पिच पे और आउट नहीं होते थे, और लेकिन धीरे धीरे खेलते रहते थे. तो ये यॉर्कशायर बैटर जो कि रूट और बेयरस्टो जो कि जेफरी बॉयकॉट के लैंड से हैं, एक ऑब्डुरेट जेफरी बॉयकॉट के लैंड से, जो इनको हराना मुश्किल होता था, जो ज़बरदस्त डिफेंस करते थे, उन्होंने अब मैकलम की फिलॉसफी को बाय कर लिया है, खरीद लिया है. ये एक पॉइंटर है टू द ब्रेव न्यू इंग्लैंड के अटेम्प्ट का, कि वो टेस्ट का फेस चेंज कर देना चाहते हैं. तो रूट और बेस्टॉय वो भी पहले डिफेंसिव खेल खेलते थे जैसे जेफरी बॉयकॉट खेलते हैं, और कोशिश ये रहती थी कि उनका विकेट ना जाए. लेकिन उन्होंने भी अब मैकलम की जो एग्रेसिव फिलॉसफी है, एग्रेसिव दर्शन है, उसे अपने आप में समाहित कर लिया है. Meanwhile, India, after losing the Test series in South Africa and allowing England to claw back, will have to evaluate its overseas records. और इसी बीच में भारत साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद और इंग्लैंड को अलाउ कर देने के बाद कि वो वापस आ जाए, उनको मूल्यांकन करना पड़ेगा अपने ओवरसीज यानी इंडिया से बाहर के रिकॉर्ड का. द थ्री T20s and the three ODIs against old blighty Beacon and in colored clothes, India will hope to do better. जो तीन T20s हैं और तीन जो वनडे इंटरनेशनल्स हैं, जो पुराने ब्लाइटी के साथ उन्होंने खेले हैं, के खिलाफ खेले हैं, वो बुला रहे हैं. और कलर क्लोथ में इंडिया ये आशा करता है कि वो और बेहतर करेगा. बेकन मतलब बुला रहे हैं. नेक्स्ट एडिटोरियल, हेट क्राइम पनिशमेंट. नफरत में जो क्राइम किया जाता है और उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए. There needs to be zero tolerance for violence over hurt sentiments because of hate speech. नफरत भरी स्पीच की वजह से जो सेंटिमेंट्स, लोगों की जो भावनाएं आहत हो जाती हैं और उसके वजह से वायलेंस होता है, उसके लिए ज़रूरत है कि इस तरह के वायलेंस के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए. इसको हमको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, इसे झेलना नहीं चाहिए. किसी ने अगर हेट स्पीच दी है तो हम ये कहें कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं और हम वायलेंस करना शुरू कर दें, ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता. India's laws on freedom of expression are clear about the reasonableness of the right to exercise it. भारत के जो अभिव्यक्ति के की फ्रीडम के कानून हैं, वो क्लियर है कि ये जो राइट है एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये जो अधिकार है, इसकी एक्सरसाइज की जो रीजनेबल हद है वो क्या हो सकती है. But hate speech directed at the communities and intended to fan communal hatred is not clearly defined in the law. लेकिन हेट स्पीच को साफ तौर पे लॉ में डिफाइन नहीं किया गया. नफरत से भरी स्पीच यानी कि भाषण जिसका कि दिशा होती है संप्रदायों की ओर और उसका
इंटेंशन ये होता है कि वो सांप्रदायिक नफरत को फैला दे, और इस तरह की हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है लॉ में. However, there are provisions in the law that can be interpreted as allowing for criminalizing offenses that are related to hate speech, in particular those that are likely to incite violence. लेकिन बहरहाल ऐसे प्रावधान हैं इस हमारे लॉ में जिनका ये मीनिंग निकाला जा सकता है, ये मतलब निकाला जा सकता है कि वो क्रिमिनल कहला देते हैं ऐसे ऑफेंसेस को जो कि हेट स्पीच से रिलेटेड है, खास तौर पे वो वाले जो कि वायलेंस को भड़काएंगे, यानी हिंसा को भड़काएंगे. There have been rightful demands, including from the Law Commission of India, to add specific provisions in the Indian Penal Code to tackle hate speech. बहुत सही डिमांड आते रहे हैं, और वो लॉ कमीशन से भी उसमें शामिल है कि खास प्रावधान जोड़े जाएं इंडियन पीनल कोड में जिससे हेट स्पीच को टैकल किया जा सके. It is imperative that lawmakers work on doing so, especially in the age of online media and messaging, where hate speech incidents have burgeoned into an even more significant problem. ये जरूरी है कि लॉ बनाने वाले ऐसा करने के लिए कार्य करें, खास तौर पे एक ऑनलाइन मीडिया के एज में और मैसेजिंग के एज में, जहाँ पर हेट स्पीच के जो या नफरत भरी स्पीच के जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो बढ़ गई हैं, एक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम में बन गई है ये. That said, there is no justification for any form of hate speech to be countered with violence. किसी भी तरह के नफरत भरी स्पीच को का जवाब वायलेंस से देने का तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उसको कोई भी न्यायोचित नहीं ठहरा सकता. As the adage goes, sticks and stones may break bones, but words will not. और जैसे कि ये सूक्ति, ये कहावत है कि पत्थर और छड़ियाँ ये हड्डियों को तो तोड़ सकती हैं, लेकिन शब्द हड्डियों को नहीं तोड़ सकते. देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस. वायलेंस के लिए हमारी टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए. द इंसिडेंट in Amravati, Maharashtra, where a chemist Umesh Kole was knifed to death, allegedly by three men, in retaliation for his sharing a post in support of former BJP spokesperson Nupur Sharma's comments on the Prophet, was on the same lines as the dastardly murder of a tailor, Kanhaiya Lal, in Udaipur a week ago. जो अमरावती महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर एक दवाई बेचने वाले केमिस्ट उमेश कोले को चाकू से मौत के घाट उतार दिया गया, और इल्ज़ाम ये था कि 3 आदमियों ने ऐसा किया और प्रतिशोध में ऐसा किया, एक ऐसे पोस्ट को शेयर करने की वजह से जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के कमेंट्स के सपोर्ट में थी, जो उन्होंने प्रॉफिट के ऊपर दिए थे. और ये जो घटना थी वो उन्हीं लाइन्स पे थी जो कि बहुत ही दर्दनाक और जो अमानवीय मर्डर किया गया टेलर कन्हैया लाल का उदयपुर में एक हफ्ते पहले. In both cases, suspects who were incensed by the remarks took to violence. दोनों ही केसेस में जो सस्पेक्ट्स थे जो कि इंसेंस्ड यानी गुस्से में थे, रिमार्क्स के द्वारा जो टिप्पणियां की गई थी, वो उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, यानी हिंसा शुरू कर दी एक जवाबी हमले के रूप में उसके खिलाफ, जो उन्होंने जिसको देखा कि वो उनके रिलीजन का एक इंसल्ट है, एक उनके धर्म का की इंसल्ट है. द टू केसेस आर बीइंग प्रोब्ड बाय द एनआईए. दोनों केसेस का अन्वेषण एनआईए कर रहा है, जो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी है. The culprits, those involved in the planning and execution of these murders, must be brought to book and accorded strict punishment for their crimes. जो कल्प्रिट्स हैं, जो पकड़े गए हैं, जो जो इन्वॉल्व थे, जो शामिल थे
इन मर्डर्स को की योजना बनाने में और उनको कार्यान्वित करने में उनको मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, यानी कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए लॉ के हिसाब से, और उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए अपने क्राइम्स के लिए, अपने जुर्मों के लिए. Even as these hate crimes are investigated, it is imperative on the part of the union and state government to quickly reassure citizens on the need for communal amity and that the purveyors of hate speech and those indulging in violence and retaliation will be prosecuted. अब जैसे ये हेट क्राइम्स का अन्वेषण किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे कि वो जल्दी से फिर से आश्वस्त करें नागरिकों को कि सांप्रदायिक सौम्यता बना के रखने की आवश्यकता है, और जो नफरत भरे स्पीच को के परवेयर्स यानी कि जो जो उसमें डील करते हैं और जो कि इंडल्ज कर रहे हैं वायलेंस में, उसके खिलाफ उनके ऊपर सबके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा जल्दी से सिटीजन्स को रीअश्योर कर किया जाना चाहिए. Justice in the application of the rule of law should not only be seen to be done, but needs to be applied in a fair manner without prejudice for or against specific communities. न्याय और रूल ऑफ लॉ का इस्तेमाल जो है वो ना ही केवल दिखना चाहिए कि वो हो रहा है, बल्कि जैसा कहा जाता है ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन. यहाँ लिखा है कि जस्टिस न केवल दिखना ही चाहिए होता हुआ, केवल जस्टिस हो ही ना, और न केवल दिखे कि हो रहा है, बल्कि जरूरत यह है कि उस जस्टिस को एक फेयर मैनर में अप्लाई किया जाए, बिना किसी पूर्व दुष्विचार के किसी भी खास समुदाय के फेवर में या उसके खिलाफ. The union and state government should not adopt repressive measures. गवर्नमेंट जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको रिप्रेसिव यानी दबाने वाले तरीके नहीं अपनाने चाहिए. By using enforcement authorities to inflict collective punishment on communities for individual acts of transgression. और ये जो रिप्रेसिव मेजर्स हैं जिसमें कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे ईडी वगैरह को, कि वो एक सामूहिक पनिशमेंट दें उन समुदायों को, जबकि जो जो लॉ के पार जाने वाली घटनाएं हैं वो एक इंडिविजुअल्स ने की हैं, इकलौते लोगों ने की हैं. Political parties of all hues, but especially those in power, must refrain from fanning communal hatred. हर कलर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास तौर पे वो वाली जो कि पावर में है, उनको दूर रहना चाहिए कि सांप्रदायिक नफरत को वो भड़काए नहीं, उसको हवा न दे. The unevenness of government's actions has resulted in disenchantment among Muslims. गवर्नमेंट के एक्शंस में जो अनइवननेस है, जो ऊपर नीचे एक्शंस दिया, एक जैसे एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, उससे एक मुस्लिम्स के बीच में एक नफरत तो नहीं, लेकिन एक आकर्षण की कमी हो गई. The actions of a few criminals among the community have endangered others. उस समुदाय में जो कुछ क्रिमिनल लोग हैं, उन्होंने जो एक्शन लिए हैं, उसने खतरे में डाल दिया है बाकी सब दूसरे लोगों को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के दूसरे लोगों को मुश्किल में डाल दिया है. It is unmistakable that the developing quagmire is related to the casual bigotry and callousness of those who were in responsible positions in the BJP. और इस बात से कोई बचाव नहीं है और कोई गलती भी नहीं है ऐसे कहने में कि जो जो डेवलप हो रहा है क्वागमायर यानी कीचड़ एक तरह का, वो एक कैजुअल यानी बिना किसी खास सीरियसनेस के जो बिगेटरी प्रैक्टिस की जाती है, यानी अपने रिलीजन के फेवर में और दूसरे रिलीजन के खिलाफ जाना, और जो कैलसनेस है यानी कि कोई बिना किसी परवाह के ये बिगेटरी की जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में है बीजेपी के ऐसे लोगों के द्वारा, ये कीचड़ इसी की वजह से है. The governments must reorient themselves to the rule of law. सरकारों को अपने आप को मोड़ के रूल ऑफ लॉ की तरफ ले आना चाहिए, एंड टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और
बहुत स्ट्रिक्टली उनको जुड़े रहना चाहिए संवैधानिक मूल्यों के साथ। एज अ सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि हमारे देश का जो सेकुलर कपड़ा है, फैब्रिक है देश का, उसको संरक्षित किया जाना जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए कोई भी दाम देना पड़े। Understanding the all-time high in India's trade deficit, an article in Hindu on 7th of July 2022। जो आज तक का सबसे ऊंचा भारत का ट्रेड डेफिसिट हुआ है, उसको समझना। After a year of record exports, why have India's exports moderated in the first quarter? रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स होने के बाद एक साल तक भारत के एक्सपोर्ट्स अब क्यों कम हो गए हैं पहले क्वार्टर में? The chasm between exports and imports has widened in the first quarter of this year. एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बीच में जो खाई है, जो गैप है, वो और भी विस्तृत हो गया है पहले क्वार्टर में इस साल के, विद द क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हिटिंग $70 बिलियन। इसमें कुल मिला के जो ट्रेड डेफिसिट था वो पहले से ही $70 बिलियन को हिट कर गया है, ट्रांसलेटिंग इनटू एन एवरेज ऑफ 223.3 बिलियन अ मंथ, जो कि एक औसत अगर निकाली जाए तो 23.3 बिलियन एक महीने का औसत बनता है। When Russia's conflict with Ukraine has propped up commodity prices globally, जबकि रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन के साथ, उसने कमोडिटी प्राइसेस को, यानी सामान के प्राइसेस को विश्व में ऊपर उठा दिया है, लेकिन जो भागता हुआ इन्फ्लेशन है, उसके जो उड़लने वाले जो इफेक्ट्स हैं, वो ग्लोबल ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स को, वैश्विक ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स को, चांसेस को हर्ट कर रहा है और ट्रेड की डिमांड को भी हर्ट कर रहा है। जो ना चमकने वाले एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि जो ऐसे एक्सपोर्ट जो कि बहुत कम मात्रा में पहले के मुकाबले में जिसकी मात्रा गिर गई है, ऐसे एक्सपोर्ट्स जो जून में हुए हैं, वो ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि बाहर की डिमांड में एक अंडरलाइन स्लो डाउन है। इंडिया इज नॉट अलोन, एज इवन सुपर एक्सपोर्टर जर्मनी रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट ट्रेड डेफिसिट इन 30 ईयर्स दिस में। लेकिन भारत कोई अकेला नहीं है, क्योंकि जो सुपर एक्सपोर्टर जर्मनी भी है, उसने भी, जो कि हालांकि सबसे सुपर एक्सपोर्टर है वो, फिर भी उन्होंने भी एक पहला ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड किया 30 सालों में इस मई में, जबकि एक छोटा सा ट्रेड डेफिसिट था, हालांकि albeit a minor one। द स्टोरी सो फार, अभी तक की स्टोरी क्या हुई है कि 400 बिलियन का मार्क क्रॉस करने के बाद 21-22 में भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे फर्स्ट क्वार्टर में थोड़े कम हो गए हैं, जिसमें कि मई और जून में थोड़े ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, 20.6% बढ़ा है मई में और 16.8% जून में बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में। और अप्रैल में जबकि जो एक्सपोर्ट था वो 30.7% बढ़ा था पिछले साल के मुकाबले में, तो इसके मुकाबले में मई और जून में जो बढ़त हुई है एक्सपोर्ट्स में वो कम हुई है, और जून में मई से भी कम हुई है। Sequentially too, overall goods exports declined for the third month। अगर मंथ दर मंथ, महीने दर महीने भी देखा जाए, सीक्वेंस में देखा जाए, तो कुल मिला के जो गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो तीसरे महीने जाके अभी डिक्लाइन हुए हैं, यानी गिर गए हैं। एक कतार में तीसरे महीने में गिरे हैं जून में, इवन एज इम्पोर्ट्स कंटिन्यू टू राइज शार्पली, जबकि इम्पोर्ट जो है थोड़ा शार्पली बढ़ते जा रहे हैं, ट्रिगरिंग फ्रेश पीक्स फॉर इंडियाज मंथली ट्रेड डेफिसिट। इससे फ्रेश जो है ऊंचाइयां ट्रिगर हो जाती हैं भारत के मंथली, यानी जो महीने का ट्रेड डेफिसिट है उसमें। हाउ हैज़ द मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस चेंज इन रिसेंट मंथ्स? जबकि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, मर्चेंटाइज ट्रेड बैलेंस कैसे चेंज हुआ है रिसेंट मंथ्स में? क्योंकि मर्चेंटाइज ट्रेड जो है वो कुल मिला के हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है उसका एक भाग है, क्योंकि सर्विसेज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे पिछले साल, इंपोर्ट भी बढ़ रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार। कुल मिला के जो गुड्स का एक्सपोर्ट है 21-22 में वो बैठा था $422 बिलियन पे, जो कि प्री कोविड लेवल्स
जो थे $313 बिलियन के 19-20 में, उससे ये काफ़ी ऊपर था, शार्पली ऊपर था। और ये तब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का नंबर था। और कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऑफिशियल एक्सपोर्ट टारगेट जो थी $400 बिलियन की, उसको न केवल प्राप्त कर लिया गया बल्कि उसको पार भी कर लिया गया। सरपास यानी पार कर लेना। इंपोर्ट्स एक ताज़ा हाई पे पहुंच गए, $613 बिलियन के एक साल में, जो कि हमारा करीब करीब फॉरेक्स रिजर्व भी था उस टाइम पे। और उसको अगर हम कंपेयर करें $394 बिलियन के साथ, जो कि इंपोर्ट था पैंडेमिक के द्वारा असर किया गया पिछले साल में, और उसके पिछले साल में 475 बिलियन का इंपोर्ट था, उसके मुकाबले में अब इंपोर्ट 613 बिलियन पे यानी फ्रेश हाई पे चला गया। ट्रेड डेफिसिट इस प्रकार से $191 बिलियन बना हुआ था, जो कि 2021 के मुकाबले में डबल है। जो खाई है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच में, जो जो गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, वो और भी विस्तृत हो गया है इस साल के पहले क्वार्टर में। जबकि कुल मिला के जो ट्रेड डेफिसिट था वो पहले से ही $70 बिलियन हिट कर रहा है, और वो ट्रांसलेट करता है एक औसत 23.3 बिलियन में एक महीने के। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो पिछला सबसे ऊंचा मंथली ट्रेड डेफिसिट था वो $22.9 बिलियन रहा है नवंबर 2021 में। और वो रिकॉर्ड अब सरपास कर लिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से पिछले 2 महीनों में, जबकि डेफिसिट हिट कर गया है $24.3 बिलियन तक मई में, और वो पीक कर गया है न्यू हाई पे $25.6 बिलियन के जून में। Economists reckon the deficit was higher on a seasonally adjusted basis. जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि ये डेफिसिट था वो अगर हम सीजन के लिए एडजस्ट भी कर दें तो भी और ज़्यादा है। और नोमरा एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया कि जो डेफिसिट था वो 25.8 बिलियन था मई में, और वो और विस्तृत होकर $29.9 बिलियन हो गया जून में। जो इकोनॉमिस्ट हैं और शास्त्री हैं एसएसपी सिक्योरिटीज में और कैपिटल मार्केट्स में, उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को कहा कि एक खूंटे पे बांधा, यानी ट्रेड डेफिसिट के बारे में कहा कि वो और भी ज़्यादा सीजनली एडजस्टेड टर्म्स में अगर देखा जाए तो $31 बिलियन हो गया है, जो कि जून में, जो कि $26 बिलियन था मई में। इन वैल्यू टर्म्स इंपोर्ट्स जंप फॉर द फिफ्थ मंथ इन रो। अगर मूल्य के संदर्भ में देखा जाए तो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट का मूल्य 5वें महीने में एक रो में बढ़ गया, एक फ्रेश रिकॉर्ड पे पहुंच गया $63.6 बिलियन के जून में, 51% ओवर द सेम मंथ अ ईयर अगो। और जिसमें कि जो बढ़त थी वो जो पिछले साल के मुकाबले में उसी महीने के 51% ज़्यादा थी, और मई की टैली से 6.9% ज़्यादा था। और चूँकि मई की जो टैली थी वो अप्रैल से 7.3% जो थी वो ज़्यादा थी, तो अप्रैल के इनबाउंड शिपमेंट के मुकाबले में, यानी अप्रैल में जो जो भी इंडिया में इम्पोर्ट आ रहा था उसके मुकाबले में। व्हाट इज ड्राइविंग अप इम्पोर्ट्स एंड डेंटिंग एक्सपोर्ट्स? कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि इम्पोर्ट्स को बढ़ा रही है और एक्सपोर्ट्स को कम कर रही है, एक्सपोर्ट्स पे डेंट लगा रही है? रशिया का जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के साथ लेट फरवरी से इस साल में, उसने कमोडिटी प्राइसेस को वैश्विक स्तर पर बढ़ा दिया है। और इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं, उड़ने वाले जो असर हैं, उड़लने वाले जो असर हैं रनअवे इन्फ्लेशन के, वो ग्लोबल ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स को हर्ट कर रहा है और ट्रेड डिमांड को भी हर्ट कर रहा है। Lackluster exports in June reflect an underlying slowdown in external demand.
जो एक्सपोर्ट्स थोड़ा लैक चमक कम थी एक्सपोर्ट्स में जून जून में, ये दिखाता है कि जो अंडरलाइन स्लो डाउन है एक्सटर्नल डिमांड में, ऑब्वियसली क्योंकि यूएस और यूक्रेन का क्राइसिस चल रही है, झड़प चल रही है, इन्वेजन हो रहा है। विद वीकनेस सीन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कोई कमजोरी जो देखी जा रही है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में है, केमिकल एक्सपोर्ट्स में है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में, कॉटन या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में कमजोरी देखी जा रही है। नोमुरा ने एक नोट में कहा, इंडिया से बाहर जो शिपमेंट जा रहे हैं इन चार कैटेगरीज में ही, उसमें से इंडिया के जो टॉप 10 एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, यानी सिकुड़ गए। While petroleum exports were still up a sharp 98% from June 2021, जबकि पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट जो थे वो अभी भी ऊपर थे और 98% ऊपर थे जून 2021 के मुकाबले में। They were 0.7 billion lower than May 2022 levels. उसके बावजूद वो $0.7 बिलियन नीचे थे मई के 2022 लेवल से। And though exports of ready-made garments, electronics, and rice remained healthy, non-oil exports fell for the second successive month in June on a seasonally adjusted basis. HSBC cautioned in a note on Tuesday. HSBC ने एक नोट में कॉशन किया ट्यूसडे को कि हालांकि रेडीमेड गारमेंट्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो राइस के एक्सपोर्ट्स हैं, ये तीन बड़े एक्सपोर्ट्स होते हैं भारत से, वो हेल्दी रहे, लेकिन जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर गए सेकेंड सक्सेसिव मंथ में इन जून ऑन सीजनली एडजस्ट। अगर इसको सीजनली एडजस्ट करके देखा जाए तो भी नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो है गिरे हैं। HSBC कॉशन इन ए नोट ऑन ट्यूसडे, HSBC ने एक नोट बना के कॉशन किया ट्यूसडे को, वी फाइंड दैट in volume terms, low-scale exports like agriculture and textiles have weakened. हम ये पाते हैं कि वॉल्यूम के टर्म्स में जो कम स्केल वाले, कम दक्षता वाले एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स हैं, वो कमज़ोर पड़ गए हैं और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं हाई स्केल एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा के मुकाबले में। जो लो स्केल वाले एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा कम हो गए हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा, imports on the other hand have literally been fueled by energy sources, oil and coal, with the former driven by higher prices and the latter driven by India's domestic coal supply crunch, compelling power producers to import more each passing month. और दूसरी तरफ जो imports हैं वो एक तरह से उनको ईंधन दिया गया है एनर्जी सोर्सेज के द्वारा, यानी ऑयल और कोल के द्वारा, क्योंकि जो पहला वाला यानी ऑयल उसको उसको ड्राइव किया गया था हायर प्राइसेस के द्वारा, और बाद वाले को यानी कोल को ड्राइव किया गया था भारत के डोमेस्टिक कोल सप्लाई के क्रंच के द्वारा, क्योंकि कोल सप्लाई में एक क्रंच आ गया भारत में। उससे पावर प्रोड्यूसर्स कंपेल हो गए और बनाने वाले की वो हर पासिंग मंथ में इंपोर्ट करना शुरू करें कोल का। The volatility in financial markets and the sharp inflation have also driven up imports of gold. जो खुद ब खुद जो जो वॉलेटिलिटी है, यानी उतार चढ़ाव है फाइनेंशियल मार्केट्स में, और जो शार्प इन्फ्लेशन आ गया है, उन्होंने भी गोल्ड के इंपोर्ट को ऊपर बढ़ा दिया था। कंसिडर सेफ हेवन एंड हेज अगेंस्ट प्राइस राइज, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है, जहाँ जब भी आप मुश्किल में होते हैं तो गोल्ड खरीद लेते हैं, और प्राइस राइज के खिलाफ एक प्रोटेक्शन माना जाता है। Coal imports were up to 42% in June. Gold were 170%. कोल इंपोर्ट्स 242% ऊपर हो गए थे और जून में, और गोल्ड इंपोर्ट जो थे वो 170% ऊपर थे। एक डैजलिंग
और जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हैं वो 94% बढ़ गए थे। कोल इंपोर्ट 242% बढ़ गए, गोल्ड इंपोर्ट्स 170% बढ़ गए, जबकि मई में गोल्ड इंपोर्ट 789% बढ़ गया था, जो कि काफ़ी आंखों को चौंधियाने वाला था। एंड जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट जो हैं वो 94% बढ़ गए। बट नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स, also known as core imports, लेकिन जो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैं, जिसको कि कोर इंपोर्ट बोला जाता है, वो 31.7% बढ़े जून में। वो भी 31.7% बढ़े, क्योंकि उनको जोर दिया था, स्पर ऑन किया था, यानी कि उनको पुश किया था जो प्लास्टिक्स का ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है उसके कारण से, और केमिकल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से। While higher prices are feeding a large part of the increase in headline imports, जबकि जो हेडलाइन इंपोर्ट बढ़ रहे हैं उसमें जो हायर प्राइसेस हो गए हैं वो उसको ज़्यादा फीड कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट के जो वॉल्यूम्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड स्टडी है और वो स्थिर है। नोमुला के एनालिस्ट ने आर्ग्यू किया, व्हाट विल डिटरमिन द ट्रेड ट्रैजेक्टरी थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर। कौन सी ऐसी चीज़ें जो दिखा सकती है कि ट्रेड का रास्ता क्या होगा, क्या हम लोग ज़्यादा डेफिसिट में जाएंगे या कम डेफिसिट में जाएंगे पूरे बचे हुए साल के दौरान। With several developed economies expected to fall into recession, कई और विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो रिसेशन में गिर जाएंगे इस साल में। तो जो एक्सपोर्ट्स में कमी आई है वो और भी बढ़ सकती है, एक्सीलरेट कर सकती है आगे आने वाले महीनों में। The fresh taxes and restrictions imposed on petroleum products exports could weaken outbound volumes further. जो फ्रेश टैक्सेस जो लगाए गए हैं और जो रुकावटें इम्पोज की गई हैं पेट्रोल एक्सपोर्टर्स पे, उससे जो इंडिया से बाहर जाने वाले एक्सपोर्ट्स थे यानी वॉल्यूम्स थे वो कमज़ोर हो जाएंगे और भी ज़्यादा, जबकि भारत की जो एपेटाइट है यानी भूख है गोल्ड के लिए वो इतनी ज़्यादा टेंट नहीं हो पाएगी। बाद ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है उसकी वजह से, जो लेवी की जारी सेंटर के द्वारा पिछले हफ्ते से, तो उससे ये नहीं है कि अगर ड्यूटी बढ़ा दी है गोल्ड के इंपोर्ट पे तो गोल्ड का अट्रैक्शन कम हो गया। नॉट एट ऑल। ऑयल एंड गोल्ड प्राइसेस मे हैव करेक्टेड अ बिट रिसेंटली। हो सकता है कि ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस अब अभी हाल में थोड़ा उसमें करेक्शन आया है, थोड़े ठीक हुए यानी कम हुए हैं, बट अभी भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से ऊंचे बने हुए हैं। मोर ओवर यानी और भी कोल के इंपोर्ट जो हैं वो केवल बढ़ेंगे ही और भी ज़्यादा, जैसे कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फर्दर एज कोल इंडिया प्रोडक्शन लेवल स्लाइड, जैसे कोल इंडिया का प्रोडक्शन लेवल गिर रहा है मानसून के दौरान, द वीकनिंग रूपी विल कंटिन्यू टू मेक इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर। चूँकि रूपी कमज़ोर होता जा रहा है तो वो इम्पोर्ट्स को और भी महंगा बनाता जाएगा, while slowing exports may not be able to capitalize enough on it। जबकि जो एक्सपोर्ट्स में जो स्लो डाउन आ रहा है वो उसका शायद फ़ायदा उठा ना पाए। Indian exporters don't expect a change in the narrative till the war in Europe abates। भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि नैरेटिव में कोई चेंज आएगा, यानी हालात में कोई भी बदलाव आएगा, जब तक कि यूरोप से जो वॉर हो रही है, जो यूरोप में जो वॉर हो रही है यूएस और जो यूक्रेन और रशिया की, वो जब तक थमती नहीं है, अलॉन्ग विद हाई वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस, और जब तक साथ में कमोडिटी की प्राइसेस में ऊंची वॉलेटिलिटी बनी रहती है। Economists at Nomura and HSBC expect record high trade deficits to remain the norm for India।
नोमुरा और एचएसबी के जो अर्थशास्त्री हैं वो अपेक्षा करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई पे रहेंगे और यही नियम बना रहेगा इंडिया में अभी के लिए. But India is not alone and can perhaps take solace from the fact that even super exporter Germany recorded its first trade deficit in 30 years. This may albeit a minor one. लेकिन भारत कोई अकेला नहीं है और शायद वो संतुष्टि प्राप्त कर सकता है इस तथ्य से कि सुपर एक्सपोर्टर जर्मनी ने भी पहला ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड किया 30 सालों में, जबकि हालांकि ये एक छोटा सा ही ट्रेड डेफिसिट था. डेफिसिट का मतलब होता है जहां पर कमी आ गई हो, यानी कि एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में जब हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं तो उसको डेफिसिट बोला जाता है.